हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी स्मार्ट वे। आज आप सभी लोगों के लिए जीके से संबंधित मोस्ट इम्पॉर्टेंट 30 क्वेश्चंस लेकर आए हैं जो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इसलिए सभी प्रश्न को ध्यान से देखिएगा, वीडियो को अंत तक देखिएगा और अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक और शेयर करना ना भूलें। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को। आज की क्लास का पहला प्रश्न आपके सामने दिया गया है। राजस्थान में परमाणु शक्ति केंद्र कहाँ पर है? राजस्थान में जो परमाणु शक्ति केंद्र है वो कहाँ स्थित है? पोखरण में, सूरतगढ़ में, रावत भाटा में या फिर चित्तौड़गढ़ में? तो जो राजस्थान में परमाणु शक्ति केंद्र है वो रावत भाटा में स्थित है। ये आपका थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा और यह वर्तमान में भारत का सबसे बड़ा न्यूक्लियर पार्क है। अगर आपसे पूछा जाता है भारत का वर्तमान में सबसे बड़ा न्यूक्लियर पार्क कौन सा है तो वो है रावत भाटा। इसको ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, कितनी भारतीय भाषाओं में सर्वोत्तम लेखन के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार दिए जाते हैं? सर्वोत्तम लेखन के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार कितनी भाषाओं के लिए दिया जाता है? 12, 15, 24 या फिर 20? तो यहाँ आपका जो थर्ड ऑप्शन है 24, ये सही हो जाएगा। 24 भाषाओं के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया जाता है। अब आप लोगों को बता देते हैं भारतीय संविधान की जो 8वीं अनुसूची है, 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं शामिल हैं? तो वो 22 भाषाएं शामिल हैं। तो ये 22 भाषाओं के लिए और प्लस 2 और 2 कौन कौन सी और हैं? वो एक है राजस्थानी और दूसरी है अंग्रेजी। तो इन सभी भाषाओं के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया जाता है। संविधान की जो 8वीं अनुसूची में 22 भाषाएं हैं वो सभी, और इनके अलावा जो राजस्थानी और अंग्रेजी भाषा है, इन भाषाओं में जो सर्वोत्तम लेखन के लिए पुरस्कार है साहित्य अकादमी पुरस्कार, तो ये टोटल 24 भारतीय भाषाओं के लिए दिया जाता है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, निजता का अधिकार किसके अधीन आता है? निजता का अधिकार अनुच्छेद 19 में, अनुच्छेद 20 में, अनुच्छेद 21 में या फिर अनुच्छेद 18 में? तो निजता का अधिकार भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 में आता है। ये आपका थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। संविधान के भाग 3 में जो मौलिक अधिकार दिए गए हैं उसमें निजता का अधिकार भी है जो कि अनुच्छेद 21 के अंतर्गत आता है और यह जीने का अधिकार और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का हिस्सा है। ये सभी चीज़ें जो आपको बताई जाती हैं बहुत ही ज़्यादा आप लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट होती हैं, इसलिए जो आपको पॉइंट नोट कराए जाते हैं उनको साथ ही साथ आप लोग भी लिखते चलें जिससे कि आप लोग अपना रिवीजन करते चलें। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, शाहजहां के शासनकाल में कौन सा विदेशी यात्री भारत आया था? शाहजहां का जो शासनकाल था उसमें कौन सा विदेशी यात्री आया था? थॉमस रो, विलियम हॉकिंस, इब्न बतूता या फिर मनुची? तो जो शाहजहां के शासनकाल में आया था उसका नाम था मनुची। ये आपका फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। शाहजहां का शासनकाल रहा था 1627 से 1658 ईस्वी तक। ये आप लोग नोट कर लें। और इन्हीं के शासनकाल के दौरान यह इटली का यात्री, इटली का था मनुची, और यह लेखक भी था। यह भारत आया था शाहजहां के शासनकाल में। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, मंगल ग्रह के कितने उपग्रह हैं? मंगल ग्रह के जो उपग्रह हैं वो कितने हैं? 7, 2, 1 या फिर 4? तो मंगल ग्रह के 2 उपग्रह हैं। यहाँ आपका सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा। कौन कौन से 2 उपग्रह हैं? एक है फोबोस और दूसरा है डीमोस। ये मंगल ग्रह के 2 उपग्रह हैं, फोबोस और डीमोस, और इन दोनों उपग्रहों की खोज हुई है 1877 में। आसफ हॉल ने इनकी खोज की है 1877 में, फोबोस और डीमोस की, जो कि मंगल ग्रह के उपग्रह हैं। तो यहाँ आपका ये सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस संविधान संशोधन अधिनियम से संविधान में मौलिक कर्तव्यों को शामिल किया गया?
संविधान में किस संशोधन के अंतर्गत मौलिक कर्तव्यों को शामिल किया गया? 35वें संशोधन में, 37वें संशोधन में, 40वें संशोधन में या फिर 42वें संशोधन में? तो संविधान के 42वें संशोधन में मौलिक कर्तव्यों को शामिल किया गया है। यहाँ आपका ये फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। और आपसे पूछा जाता है कि वर्तमान में मौलिक कर्तव्य कितने हैं, तो वो हैं 11। वर्तमान में 11 मौलिक कर्तव्य हैं जो कि 42वें संशोधन के अंतर्गत संविधान में शामिल किए गए। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, मानव मस्तिष्क कौन सी पाली श्रवण से संबंधित है? मानव मस्तिष्क कौन सी श्रवण पाली से संबंधित है? ललाट पाली, भीतरी पाली, शंख पाली या फिर अनुकपाल पाली? तो जो मानव मस्तिष्क है वो शंख पाली से संबंधित है। ये आपका थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। और यह जो है ये कॉर्टेक्स के मध्य भाग के नीचे होता है। इसका जो कार्य होता है वो कानों के सुनने की प्रक्रिया से संबंधित होता है। शंख पाली का जो काम होता है वो सुनने की प्रक्रिया से संबंधित होता है। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, भारत के उत्तर पश्चिमी भाग में शीतकाल में निम्नलिखित में से किस कारण से वर्षा होती है? भारत का जो उत्तरी पश्चिमी भाग है वहाँ किस कारण से वर्षा होती है? पश्चिमी विक्षोभ के कारण से, चक्रवाती अवदाब के कारण से, दक्षिण पश्चिमी मानसून के कारण से या फिर निर्वर्तनीय मानसून से? तो यहाँ वर्षा का जो प्रमुख कारण है वो है पश्चिमी विक्षोभ। ये आपका फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। भारत के जो उत्तरी पश्चिमी भाग में शीतकाल में जो वर्षा होती है उसका प्रमुख कारण है पश्चिमी विक्षोभ। पश्चिमी विक्षोभ भूमध्य सागर से जो तेज हवाएं आती हैं उनको कहा जाता है। किसको कहते हैं? भूमध्य सागर से आने वाली तेज हवाओं को कहा जाता है पश्चिमी विक्षोभ। और ये जो हवाएं हैं ये चक्रवाती वर्षा करती हैं और ये तेज हवा के साथ वर्षा करती हैं, जो कि भारत के उत्तरी पश्चिमी भाग में ठंड में जो वर्षा होती है उसका प्रमुख कारण यही है। तो ये आपका फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न। अगर आप लोगों को कोई प्रश्न नहीं समझ में आता है या उससे संबंधित कोई दिक्कत आती है आप लोगों को, तो वो आप लोग ज़रूर बताएं, जिससे कि आप लोगों की समस्या का निराकरण ज़रूर किया जाएगा। तो देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। कौन से पुर्तगाली नेता ने ब्लू वाटर पॉलिसी शुरू की थी? ब्लू वाटर पॉलिसी किसने शुरू की थी? फ्रांसिस्को डी अल्मोड़ा, अलाफोसो डी एल्बुकारेक, फ्रांसिस कैरन और फ्रांसिस मार्टिन? तो ये पुर्तगाली नेता थे फ्रांसिस्को डी अल्मोड़ा। इन्होंने ब्लू वाटर पॉलिसी की शुरुआत की थी। ये आपका फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। और इस पॉलिसी का जो प्रमुख उद्देश्य था वो था सामुद्रिक साम्राज्य की स्थापना करना। ये इसका प्रमुख उद्देश्य था सामुद्रिक साम्राज्य की स्थापना करना, जिसमें कि सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट था वो था हिंद महासागर को नियंत्रित करना। यही थी ब्लू वाटर पॉलिसी जो कि फ्रांसिस्को डी अल्मोड़ा ने शुरू की थी। अब आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, न्यूनतम अल्पकालीन प्राकृतिक संकट कौन सा है? न्यूनतम अल्पकालीन प्राकृतिक संकट, बर्फानी तूफान, भूकंप, ज्वालामुखी विस्फोट या फिर बिजली की चमक? तो जो सबसे कम अल्पकालीन प्राकृतिक संकट है वो है बिजली की चमक। ये आपका फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। बर्फानी तूफान, भूकंप और ज्वालामुखी विस्फोट ये सभी हैं तो प्राकृतिक संकट ही, लेकिन ये जो हैं ये दीर्घकालिक संकट उत्पन्न करते हैं, यानी कि ये ज़्यादा समय तक रहते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा नुकसान भी करते हैं। तो ये हैं दीर्घकालीन संकट। और आपसे पूछा गया था अल्पकालीन, वो है बिजली की चमक। तो यहाँ आपका ये फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, डॉट्स नामक इलाज बीमारी के लिए किया जाता है। डॉट्स जो कि एक इलाज का नाम है, यह किस बीमारी के लिए किया जाता है? पोलियो, एड्स, हेपेटाइटिस या फिर क्षय रोग? तो यहाँ आपका फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा, क्षय रोग। डॉट्स नामक
इलाज जो है वो क्षय रोग की बीमारी के लिए किया जाता है। क्षय रोग जिसको कि हम लोग टीबी भी कहते हैं, ट्यूबरक्लोसिस इसको कहा जाता है। और डॉट्स है क्या, तो ये भी आपको बता देते हैं। डॉट्स जो इलाज है इसका फुल फॉर्म है डायरेक्टली ऑब्जर्व्ड ट्रीटमेंट शॉर्ट कोर्स। यह है डॉट्स और यह टीबी के उपचार के लिए किया जाता है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है चेरनोबिल महाविपदा किसके प्रदूषण का परिणाम है। चेरनोबिल महाविपदा ये आपको पिछली भी कई बार बता चुके हैं। आप लोगों ने अगर ध्यान दिया होगा तो जरूर आप लोगों को पता चला होगा कि यह चेरनोबिल है कहाँ और यह कहाँ से संबंधित है। अभी आप लोग न्यूज़ सुनते हैं तो उसमें यूक्रेन और रूस का जो युद्ध दिखाते हैं उसमें एक चेरनोबिल नाम सुना होगा आप लोगों ने, तो ये वहीं से संबंधित है और यह एक परमाणु दुर्घटना थी चेरनोबिल। पहले देख लेते हैं क्वेश्चन को, उसके बाद आपको डिटेल में समझा देंगे। यह किसके प्रदूषण का परिणाम है। तेल छितराव, अम्ल वर्षा, कार्बन डाइऑक्साइड, रेडियोधर्मी अपशिष्ट। तो चेरनोबिल महाविपदा जो किसके प्रदूषण का परिणाम है, तो ये है रेडियोधर्मी अपशिष्ट का। यहाँ आपका फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। अब आपको चेरनोबिल से संबंधित कुछ जरूरी बातें बता देते हैं जो कि आपके इम्पोर्टेंट के लिए, आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो चलिए देखते हैं चेरनोबिल है क्या। चेरनोबिल यह एक परमाणु दुर्घटना थी और यह कब हुई थी, तो ये 26 अप्रैल 1986 को हुई थी। और यह है कहाँ, तो ये यूक्रेन में है, जो कि अभी आप लोग न्यूज़ देखते हैं जिसमें कि आप लोगों को यूक्रेन नाम सुनने में आता है। यूक्रेन में ही एक है चेरनोबिल, वहीं की ये घटना है और यह एक परमाणु दुर्घटना थी। यह घटना चेरनोबिल परमाणु संयंत्र में नाभिकीय विस्फोट के कारण हुई थी, जो कि तेज हवा और आग के साथ जो रेडियोधर्मी पदार्थ होते हैं उनमें आसपास क्षेत्रों में फैल गए थे और यही इसका प्रमुख कारण था। रेडियोधर्मी अपशिष्ट इस प्रदूषण का प्रमुख कारण था। इसमें बहुत ही ज़्यादा तबाही हुई थी। तो ये आपका फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है केरल तट पर रेडियो एक्टिव प्रदूषण निम्न में से किस कारण से हुआ था। केरल के तट पर रेडियो एक्टिव प्रदूषण किसके कारण हुआ था। प्लूटोनियम, जस्ता, थोरियम या फिर रेडियम। तो इसका जो प्रमुख कारण था वो है थोरियम। यहाँ आपका थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। केरल के तट पर मोनोजाइट रेत के भंडार प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। कौन सी रेत, तो यहाँ पर मोनोजाइट जो रेत है, बालू, इसके भंडार बहुत ही ज़्यादा मात्रा में पाए जाते हैं और इसी रेत में यह जो है थोरियम इसी रेत में पाया जाता है और बहुत ही ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है और यही केरल के तट पर रेडियो एक्टिव प्रदूषण का प्रमुख कारण है। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न है प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है। प्रायद्वीपीय भारत की जो सबसे लंबी नदी है कौन सी है। नर्मदा, गोदावरी, महानदी या फिर कावेरी। तो प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है गोदावरी। ये आपका सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा। और यह कितनी लंबी है, तो ये 1465 किलोमीटर लंबी है और इसका उद्गम कहाँ से है। इसका उद्गम है त्र्यंबकेश्वर से। ये सभी चीज़ें बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं, इसलिए इनको नोट करते चलें। गोदावरी नदी का उद्गम है त्र्यंबकेश्वर महाराष्ट्र से और इसे वृद्धगंगा भी कहा जाता है। आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन आ चुका है कि वृद्धगंगा या दक्षिणी गंगा के नाम से किसको जानते हैं, तो यह गोदावरी को जानते हैं, वृद्धगंगा या फिर दक्षिणी गंगा। ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, इसलिए इसको ध्यान से देखिएगा। दक्षिणी गंगा, तो अब देख लेते हैं इसकी लंबाई टोटल 1465 किलोमीटर है। इसका उद्गम त्र्यंबकेश्वर महाराष्ट्र में है और इसको वृद्धगंगा या दक्षिणी गंगा के नाम से भी जाना जाता है। और यह कहाँ जाकर मिलती है, तो यह बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरती है गोदावरी नदी, जो कि प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किससे स्टेनलेस स्टील में कठोरता आती है।
स्टेनलेस स्टील होता है जो कि आप लोग घरों में बर्तनों का इस्तेमाल करते हैं, वो स्टेनलेस स्टील से ही बने होते हैं। उनमें कठोरता का प्रमुख कारण क्या है? जिंक, शीशा, कार्बन या फिर टिन? तो उसका जो प्रमुख कारण है वो है कार्बन। यहाँ आपका थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। स्टेनलेस स्टील क्रोमियम और निकल की मिश्र धातु है। स्टील किस किस से मिलकर बनती है? तो वो क्रोमियम और निकल से, क्रोमियम और निकल से मिलकर बनती है स्टेनलेस स्टील, और इसमें कठोरता प्रदान करने के लिए कार्बन मिलाया जाता है। तो आप लोग समझ गए होंगे। पहली बात तो ये जो आपको अभी बताया ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इस एग्ज़ाम में आपके इस तरह से प्रश्न जरूर आते हैं कि स्टील जो है वो किस किस धातु से मिलकर बनी है। तो आपको याद रखना है क्रोमियम और निकल से। और इसमें कठोरता का प्रमुख कारण क्या है? तो वो कठोरता लाने के लिए कार्बन मिलाया जाता है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किससे पौधे में खाद्य पदार्थ और अन्य तत्वों का वहन होता है? पौधों में खाद्य पदार्थ और अन्य तत्व किस से पहुंचते हैं पौधों में? जाइलम से, फ्लोएम से, क्लोरोप्लास्ट से, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो यहाँ आपका ये सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा, फ्लोएम से। फ्लोएम से पौधे में खाद्य पदार्थ और अन्य तत्व पहुंचते हैं। यह एक संवहन ऊतक है और इसका जो मेन कार्य है वो है पत्तियों द्वारा पहुंचाए गए भोजन को पौधे के दूसरे दूसरे भागों में पहुंचाना। पत्तियां जो भोजन बनाती हैं उनको पौधे के और दूसरे भागों में पहुंचाना, यह इसका प्रमुख कार्य है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, कपड़े धोने की मशीन किस सिद्धांत पर कार्य करती है? कपड़े धुलने वाली मशीन अपोहन, विसरण, उत्क्रम परासरण या फिर अपकेंद्रीकरण? तो जो कपड़े धुलने वाली मशीन होती है वॉशिंग मशीन, यह किस सिद्धांत पर कार्य करती है? यह करती है अपकेंद्रीकरण के सिद्धांत पर कार्य। यहाँ आपका फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। इसकी दिशा जो होती है वो अपकेंद्री बल के विपरीत होती है। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा बाहरी स्टोरेज डिवाइस नहीं है? यह आपके कंप्यूटर का प्रश्न है और आपके सभी एग्जाम में लगभग 2 से 4 प्रश्न कंप्यूटर से जरूर पूछ लिए जाते हैं और किसी किसी में एक अलग से ही टॉपिक होता है कंप्यूटर का। तो यहाँ पूछा गया है कौन सी बाहरी स्टोरेज डिवाइस नहीं है? CD रोम, DVD रोम, पेन ड्राइव या फिर रैम? तो जो बाहरी स्टोरेज नहीं है वो है रैम। यहाँ आपका फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। रैम का फुल फॉर्म होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। यह कंप्यूटर सिस्टम में ही आंतरिक मेमोरी का एक प्रकार है, यानी सिस्टम के अंदर ही रहती है यह। तो यहाँ आपका ये फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य में जन्म दर न्यूनतम है? जन्म दर सबसे कम किस राज्य में है? केरल में, उत्तर प्रदेश में, बिहार में या फिर पश्चिम बंगाल में? तो जहाँ पर सबसे कम है जन्म दर वो है केरल। यहाँ आपका फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। केरल में सबसे कम जन्म दर है और यह जनगणना 2011 के अनुसार केरल में सबसे कम जन्म दर है। अगला प्रश्न देखते हैं। बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट प्रश्न है ये। सार्क का मुख्यालय कहाँ स्थित है? सार्क एक संगठन है और इसका मुख्यालय कहाँ है? वॉशिंगटन में, काठमांडू में, हैग में या फिर नई दिल्ली में? तो सार्क का मुख्यालय ये काठमांडू में है। यहाँ आपका सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा। काठमांडू नेपाल में इसका मुख्यालय है और यह एक संगठन है SAARC, सार्क, साउथ एसोसिएशन रीजनल कॉरपोरेशन, यह इसका फुल फॉर्म है। यह एक दक्षिण एशियाई देशों का संगठन है। इसकी स्थापना 1985 में हुई थी ढाका में, जो कि बांग्लादेश में है। 1985 में ढाका में बांग्लादेश में हुई थी और इसका मुख्यालय काठमांडू नेपाल में है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, हिमालय के सबसे बाहरी पर्वत श्रेणी कौन सी है? हिमालय की सबसे बाहरी पर्वत श्रेणी काली, शिवालिक, देहरादून या फिर कुमाऊं?
तो जो सबसे बाहरी पर्वत श्रेणी है वो है शिवालिक। यहाँ आपका सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा। यह सबसे नवीनतम भाग है। अगर आपसे पूछा जाता है हिमालय का सबसे नवीनतम भाग कौन सा है, तो वो शिवालिक है। और यह सबसे बाह्य भी है, इसे बाह्य हिमालय भी कहा जाता है। यह सबसे बाहरी पर्वत श्रेणी है और इसको बाह्य हिमालय के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ आपका सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा, शिवालिक। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न। सामान्यतः किसे भारतीय पुनर्जागरण का जनक माना जाता है? भारतीय पुनर्जागरण का जनक किसको माना जाता है? रविंद्रनाथ ठाकुर, राजा राम मोहन राय, महात्मा गांधी, यहाँ थोड़ा गलत हो गया, महात्मा गांधी या फिर M.G. रानाडे। तो पूछा गया है भारतीय पुनर्जागरण का जनक किसको माना जाता है, तो ये आपका सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा, राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय को भारतीय पुनर्जागरण का जनक माना जाता है। राजा राम मोहन राय ने 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। ये याद रखिएगा, ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की, तो वो राजा राम मोहन राय ने। और कब की, तो 1828 में की। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, तालीकोटा के युद्ध के समय विजयनगर में कौन से राजवंश का राज था? तालीकोटा का युद्ध हुआ था, उस समय विजयनगर में कौन से राजवंश का राज्य था? संगम, अनिरुद्ध, तुलवा या फिर सलूबा। तो उस समय जो विजयनगर साम्राज्य में जिनका राज्य था वो है तुलवा। यहाँ आपका थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। तालीकोट के युद्ध में विजयनगर के साम्राज्य थे तुलुव राजवंश के राजा थे, तुलुव राजवंश, और इनका शासन चला था 1505 से 1565 तक। तालीकोटा के युद्ध को बन्नी हट्टी या राक्षस तांडडी का युद्ध भी कहा जाता है। और यह युद्ध हुआ था 23 जनवरी 1565 में। 23 जनवरी 1565 में यह युद्ध हुआ था और इनके वंश का अंतिम शासक सदाशिव राय था। इन्हीं के शासन में यह युद्ध हुआ था। तो यहाँ आपका थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, पोलो या चौगान खेलते समय निम्नलिखित में से किस सुल्तान की मृत्यु हो गई थी? पोलो या चौगान खेलते समय जो सुल्तान की मृत्यु हुई थी वो कौन सा? कुतुबुद्दीन ऐबक, बलबन, इल्तुतमिश या फिर नसीरुद्दीन मोहम्मद। तो जो पोलो खेलते समय जिस सुल्तान की मृत्यु हुई थी वो थे कुतुबुद्दीन ऐबक। यहाँ आपका फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। इन्होंने 1206 से लेकर 1210 तक राज्य किया था। 1206 से 1210 तक दिल्ली सल्तनत पर इन्होंने 1206 से 1210 तक राज्य किया और 1210 में पोलो खेलते समय घोड़े से गिरकर इनकी मृत्यु हो गई थी। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, पृथ्वी तल के नीचे पिघले हुए पत्थर को क्या कहा जाता है? बेसाल्ट, लैकोलिथ, लावा या फिर मैग्मा। तो पृथ्वी तल के नीचे जो पत्थर पिघलते हैं उनको क्या कहते हैं? उनको मैग्मा कहा जाता है। यहाँ आपका ये फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। यह ज्वालामुखी क्रिया के दौरान पृथ्वी तल पर आ जाता है। ज्वालामुखी क्रिया में जो मैग्मा निकलता है वो पिघला हुआ पत्थर ही होता है। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न। मैग्नीशियम निम्नलिखित में से किसका संगठक धातु है? मैग्नीशियम पर्णहरित अणु जिनको क्लोरोफिल भी कहते हैं, DNA, माइटोकॉन्ड्रिया या फिर राइबोसोम। तो मैग्नीशियम जो है यह क्लोरोफिल का संगठक धातु है। यहाँ आपका फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। क्लोरोफिल जो है यह एक हरित लवक है। यह हरित लवक है जो कि पौधे में जो हरा रंग होता है वो क्लोरोफिल के ही कारण होता है। पौधे का हरा रंग, क्लोरोफिल प्रकाश में बैंगनी, लाल और नीले रंग को ग्रहण कर लेता है। अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाता है कि क्लोरोफिल प्रकाश में किस रंग को ग्रहण करता है तो वो बैंगनी, लाल और नीला, ये 3 रंगों को ग्रहण करता है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, माउंट आबू स्थित मशहूर
दिलवाड़ा मंदिर निम्नलिखित में से किस समुदाय का पवित्र तीर्थ स्थल है? माउंट आबू में एक मंदिर है दिलवाड़ा मंदिर, वह किस समुदाय से संबंधित है? बौद्ध, जैन, सिख या फिर पारसी? तो यहाँ आपका ये सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा, जैन। यह जैन समुदाय का बहुत ही ज़्यादा पवित्र तीर्थ स्थल है। यह राजस्थान में है, राजस्थान के माउंट आबू में, राजस्थान में यह स्थित है और इसका निर्माण 11वीं और 13वीं शताब्दियों के बीच हुआ था। तो ये आपका सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप समूह कौन सा है? विश्व का पूछा गया है सबसे बड़ा द्वीप समूह कौन सा है? ग्रीनलैंड, आइसलैंड, न्यू गिनिया या फिर मेडागास्कर? तो विश्व का जो सबसे बड़ा द्वीप समूह है वो है ग्रीनलैंड। ये आपका फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। ग्रीनलैंड आर्कटिक महासागर और अटलांटिक महासागर के बीच कनाडा के पूर्व में स्थित है। यह कनाडा के पूर्व में स्थित है और यह भौगोलिक रूप से उत्तरी अमेरिका का हिस्सा है, लेकिन राजनीतिक रूप से अगर देखा जाता है तो यह यूरोप से जुड़ा हुआ है। अगर आप इसको नक्शे में देखते हो, यानी कि मैप में अगर देखोगे, तो यह उत्तरी अमेरिका का हिस्सा है, और अगर राजनीतिक रूप से देखोगे तो यह यूरोप का हिस्सा है, जो कि विश्व का सबसे बड़ा द्वीप समूह है ग्रीनलैंड। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, रॉलेट एक्ट किस वर्ष पारित हुआ? रॉलेट एक्ट 1919 में, 1921 में, 1929 में या फिर 1916 में? तो रॉलेट एक्ट यह 1919 में पारित हुआ था। यहाँ आपका फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। यह एक विधायी अधिनियम था जिसे इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल के द्वारा 18 मार्च 1919 को पारित किया गया। कहाँ पारित किया गया था? तो वो दिल्ली में। ये तारीख याद रखिएगा, 18 मार्च 1919 को दिल्ली में पारित किया गया था। तो ये आपका फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, रेफ्रिजरेटर में सामान्यतः किस शीतलक का प्रयोग किया जाता है? रेफ्रिजरेटर यानी कि फ्रिज की ठंडक बढ़ाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? अमोनिया गैस, नाइट्रोजन, फ्रेऑन या फिर ऑक्सीजन? तो यहाँ पर फ्रेऑन का प्रयोग किया जाता है। ये आपका थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। रेफ्रिजरेटर में फ्रेऑन का शीतलक के रूप में प्रयोग किया जाता है, इससे पहले इसमें CFC का प्रयोग किया जाता था, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जो कि बहुत ही ज़्यादा हानिकारक गैस थी, और अब इसमें फ्रेऑन का प्रयोग किया जाने लगा। तो यहाँ आपका थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। अब आज के प्रश्नों की श्रृंखला आपकी यहाँ समाप्त होती है। कल आपके लिए एक और इससे भी अच्छा वीडियो लेकर आएंगे, जिससे कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज मिलेगी और आप लोग अपने एग्ज़ाम में अच्छे से अच्छा प्रदर्शन कर पाओगे। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आए तो इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।